गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कैलकुलेशन ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस पढ़ा था। तो आज हम चीज़ जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस। कैलकुलेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे पहले है सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल साइज ऑफ ऑयलिक एसिड। मॉलिक्यूल साइज ऑफ ऑयलिक एसिड। हमारे पास ऑयलिक एसिड है और इसके मॉलिक्यूल का साइज हमें मेजर करना है। कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसका जो बेसिक फंडा है वो बिल्कुल सिंपल। पहले मैं आपको वो प्रिंसिपल समझाता हूँ जिस पे ये काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बॉल्स हैं, ऐसे नंबर ऑफ बॉल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल बॉल्स की शेप में होता है। ठीक है, ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ बॉल्स हैं ऐसे। ठीक है, हम इसको टॉप से देख रहे हैं, बॉल्स को टॉप व्यू देख रहे हैं इन बॉल्स का। अगर मेरे को इस बॉल की हाइट पता करनी है, अगर मैं इसको साइड से देखूंगा, इधर से देखता हूँ, तो ये बॉल्स मेरे को ऐसे नज़र आएंगी, ऐसे एक लाइन में पड़ी हुई। अगर मेरे को ये वाली हाइट पता करनी है, ठीक है, दिस इज़ हाइट h, तो मेरे पास वॉल्यूम क्या आती है? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट, यही होती है। अगर मेरे को इसका एरिया पता चल जाए और मुझे इसकी वॉल्यूम पहले ही पता है, तो हाइट मैं निकाल सकता हूँ। तो हाइट क्या आ जाएगी? हाइट आ जाएगी मेरे पास वॉल्यूम बाय एरिया। तो ऐसे मैं इसका वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, हाइट निकाल सकता हूँ। वॉल्यूम मेरे को पहले पता है, एरिया मेरे को फाइंड कर लूँगा मैं। सपोज़ ये सारा एरिया मैं फाइंड कर लूँगा और उसको डिवाइड कर दूंगा वॉल्यूम को एरिया से, तो मेरे पास हाइट आ जाएगी। तो यही मेथड यूज़ करके हम ऑयलिक एसिड का साइज़ निकालने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास, मैं इसकी पूरी फ़ोटो, ये पूरी थ्योरी है, मैं इसकी फ़ोटो भेज दूंगा, आप वहाँ से नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। हम क्या करते हैं, टेक 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑयलिक एसिड और इसको हम ऐड करते हैं एल्कोहल में। ठीक है, एल्कोहल में ऐड करते हैं, एल्कोहल में ऐड करके इसका हम सोल्यूशन बना लेते हैं 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर क्यूब और ले लेते हैं इसी सोल्यूशन से, और उसको 1 सेंटीमीटर 1 cc ऑफ सोल्यूशन लेते हैं, एंड अगेन वी ऐड इनटू अल्कोहल। तो हम अगेन उसका 20 cc सोल्यूशन बना लेते हैं। तो जो मेरे पास अब सोल्यूशन आया उसकी उसमें ये है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ दिस सोल्यूशन contains 1/20 into 20, that is equal to 1/400 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑयलिक एसिड। तो हमने इतना डाइल्यूट कर लिया इसको। ठीक है, अब हम इस सोल्यूशन की n ड्रॉप्स लेते हैं, n ड्रॉप्स, और उन n ड्रॉप्स को हम एक ट्रफ में पानी लिया, ऐसे इस ट्रफ के अंदर पानी लिया और ऊपर हमने n ड्रॉप्स ऑफ ऑयलिक एसिड डाल दी, ऐसे। ठीक है, हम साइड से देख रहे हैं और ऑयलिक एसिड ऐसे फैल गया इसके ऊपर। ठीक है, फैलने के बाद हम ये ज्यूम करते हैं कि ये पूरा मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल ऐसे फैल गया इसके ऊपर। ठीक है, तो हमें पता है कि इसमें हमने कितनी वॉल्यूम डाली है। अब देखिए, ये जो ऐसे फैल गया, इस ये एक पैच बन जाएगा ऊपर। अगर मैं इसको टॉप से देखूंगा तो ये ऐसे मेरी ट्रफ है और इसके अंदर ऐसे मेरा, मान लीजिए, ऑयल फैल गया ऐसे ऐसे। तो मैं इसका एरिया मेजर कर सकता हूँ ग्राफ पेपर से या वैसे किसी भी मेथड से। मैंने इस पैच का एरिया मेजर कर लिया। अब इसमें जो थोड़ी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है वो देखिए। हमें पता है दैट वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप, हमने n ड्रॉप्स डाली थी, वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप कितनी आ गई? v, एंड वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? nv। ठीक है, हमें ये पता है दैट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स 1/400 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑयलिक एसिड,
एंड इतनी वॉल्यूम में कितना ऑयलिक एसिड होगा, NV कंटेन्स NV बाई 400 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ऑयलिक एसिड। अब मैं इसका अंदाज़ा लगाता हूँ कि अब मेरे को ये पता चल गया कि इसमें कितना ऑयलिक एसिड है, ठीक है, वॉल्यूम पता चल गई ऑयलिक एसिड की, और इसका एरिया मैं मेजर कर लूँगा। एरिया कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर। हम ऐसे ग्राफ पेपर ऊपर रखेंगे, और जितने भी ऑयल्स होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी है कि वो ट्रांसपेरेंट कर देते हैं पेपर को। तो ऐसे अगर मैं इसके ऊपर ग्राफ पेपर रखता हूँ तो मेरे ग्राफ पेपर पे वो ट्रांसपेरेंट कर देगा उसको, ठीक है, फैट्स कर देते हैं। तो उतना एरिया मैं मेजर कर लूँगा अपने ग्राफ पेपर से, ठीक है। तो अब मैं इसकी मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है उसका अंदाज़ा लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो जो मैंने यहाँ पे चीज़ बताई थी आपको, ऐसे ये बॉल्स वाला फंडा वही यूज़ करूँगा मैं। तो डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पैच, ठीक है। तो ऑयलिक एसिड की वॉल्यूम कितनी थी, NV/400, और एरिया ऑफ पैच इज सपोज A, तो मेरे पास डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। तो ये वही चीज़ होगी जो हमने ऐसे लिखा था, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू हाइट। तो मेरे को ये जो मॉलिक्यूल है इसका डायमीटर ये D पता चल जाएगा। तो मैंने वही किया, ये मेरे पास वॉल्यूम है NV/400, एरिया मेरे पास A, एंड हाइट है HT। तो ये हाइट बेसिकली डायमीटर है, तो ये मैं निकाल लूँगा, ठीक है। इसकी मैं फ़ोटो आपको भेज दूँगा, और आपने उसके नोट्स ले लेने हैं। ये बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ स्कूल्स में ये पढ़ाते हैं और स्कूल्स के टेस्ट में ये पूछ लेते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने करवाया। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा कोई ऐसे क्रांतिकारी चीज़ नहीं है। आगे जो लास्ट टॉपिक है इसमें छोटा सा कैलकुलेशन में, दैट इज़ कॉल्ड एवोगैड्रोज मेथड फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस, देखिए हमारे पास कोई सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, तो हमें इसका सब्सटेंस का रेडियस, मॉलिक्यूल का रेडियस पता करना है, ठीक है। टू फाइंड रेडियस ऑफ अ मॉलिक्यूल, या एटम कहीं, ऑफ एन एटम ऑफ अ सब्सटेंस। हमें इस सब्सटेंस के एटम का रेडियस पता करना है। तो ये कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले एक एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस था, तो उन्होंने कहा कि भाई जो भी हमें चीज़ें दिख रही हैं, जो भी आपको सब्सटेंसेस दिख रहे हैं, उसकी टोटल वॉल्यूम का जो आपके पास वॉल्यूम है उसका सिर्फ 2/3 मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ, बाकी उसमें वेकेंट स्पेस है, ठीक है, बाकी उसमें वेकेंट स्पेस है। तो 2/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड by that mass of the substance, mass of substance। तो ये इसका प्रिंसिपल है कैलकुलेट करने का, कि भाई जो भी आपके पास कोई बॉडी है, जैसे इसकी वॉल्यूम V है, तो जो मॉलिक्यूल्स ने, जो एटम्स ने इसको मतलब ऑक्यूपाई करके रखा है, वो है 2/3V। बाकी इसमें हॉलो स्पेस है, ठीक है, खाली स्पेस है इसमें। तो हम इसी प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे। लेट m बी मास ऑफ दिस सब्सटेंस, v volume of this substance, and rho is density,
डेंसिटी ऑफ दिस सब्सटेंस, इस सब्सटेंस की डेंसिटी है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये आप सब जानते हो, ठीक है। अब हमें ये चीज़ पता है दैट हमने एज्यूम किया है लेट m इज एटॉमिक वेट ऑफ सब्सटेंस, एटॉमिक वेट ऑफ सब्सटेंस एंड n इज एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रोज नंबर। अब ऐसे देखिए दैट m मॉलिक्यूलर m एटॉमिक वेट में n नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो 1 यूनिट मास में कितने आ जाएंगे, 1 यूनिट मास में आ जाएंगे n बाय कैपिटल M, एंड m ग्राम में, या ये m ग्राम में कितने आ जाएंगे, m ग्राम मास जो भी है m मास में कितना आ जाएगा, इसको m मास में आ जाएगा मेरे पास n बाय m इंटू स्मॉल m, इतने, ये क्या आ जाएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, इतने एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ एटम्स इन मास m, ये m मास इसलिए लिया क्योंकि हमने इसका मास m लिया, तो हम ये पता कर रहे हैं कि इसमें कितने एटम्स हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स इन मास m इज इक्वल टू n बाय कैपिटल M इंटू स्मॉल m। ये कैसे किया, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये मैंने कैसे लिखा कि m मास में, m एटॉमिक वेट में n एटम्स हैं और 1 यूनिट में आ गए n बाई m, तो स्मॉल m में आ जाएंगे ये, ठीक है। तो इफ रेडियस ऑफ ईच एटम इज r, अगर एक एटम का रेडियस r है, देन वॉल्यूम ऑफ ईच एटम कितना आ जाएगा, वो 4/3 पाई r क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स इन m मास, तो वो कितना आ जाएगा, n स्मॉल m बाय कैपिटल M इंटू 4/3 पाई r क्यूब। तो अब अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस हमें पता है दैट वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू 2/3, ये जो मतलब एक्चुअल वॉल्यूम होती है वो होती है 2/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। तो ये वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स तो मैंने ये निकाल लिया, तो दैट इज n स्मॉल m बाय कैपिटल M इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ये मेरे को पता चल गया था कि टोटल सारे मॉलिक्यूल्स की, सारे एटम्स की वॉल्यूम क्या है, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। अब 2/3 यहाँ से मेरे को वॉल्यूम लिख रही है इस सब्सटेंस की वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय रो, तो ये मेरे पास आ गया m बाय रो। तो अब मास को मास से मैं काट देता हूँ, तो मेरे पास r की वैल्यू यहाँ से मैं एस्टिमेट करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r क्यूब इज इक्वल टू 2/3 रो m बाय n इंटू 3/4 पाई। तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया m बाय 2 रो n पाई। तो r है जो मेरे पास, वो r आ गया मेरे पास, ये मेरे पास m है और यहाँ पे मेरे पास पाई है, ये पाई है। तो आ गया m बाय 2 रो n पाई रेज टू पावर 1/3। तो ये मेरे पास रेडियस ऑफ अ मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। इसके साथ ये दुनियादारी की बातें ख़त्म होती हैं और अब रियल कोर्स हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। जो अब हमारा रियल कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ये रियल कोर्स हमारा कभी कभी आपके स्कूल के साथ बिल्कुल मिल जाएगा आके, और कभी कभी ये बिल्कुल डेविएट कर जाएगा, ठीक है। जैसे ये एक नदी चलती है और हमारा ये कोर्स है, ये कभी कभी तो इसके साथ मिल गया और कभी कभी डेविएट कर गया, और कभी कभी फिर इसी धारा के साथ मिल जाएगा
तो हमारा कोर्स डेविएट करेगा और मिलेगा। मैं कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। कभी कभी हम कॉन्सेप्ट में बहुत दूर निकल जाएंगे पढ़ते पढ़ते, और कभी कभी बिल्कुल उसी लाइन पे चलेंगे। ठीक है, अभी तक मैं उसी लाइन पे चल रहा था। ये जो सारा कुछ किया हमने, ये बिल्कुल आपके स्कूल की तरह है और वहीं पे वैसा ही चल रहा है। अब से हम थोड़ी देर चलेंगे उसी लाइन पे और फिर हम डेविएट कर जाएंगे। ठीक है, तो जो नई चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। आपको असाइनमेंट मिलेगी जो, उसमें यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी असाइनमेंट डायमेंशनल एनालिसिस से। ठीक है, तो पहले हम डायमेंशनल एनालिसिस समझते हैं क्या चीज़ है। दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। ये शायद आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है डायमेंशनल एनालिसिस, बट यहाँ पे भी हम पढ़ते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डायमेंशंस क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ एक बार। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो, वो दो तरह की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं। एक को हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, एक तो फंडामेंटल होती हैं, और एक होती हैं ड्राइव्ड। ठीक है, और फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, वो मैंने आपको बताई थी 7 होती हैं, 7+2 होती हैं वो। ठीक है, 7+2, 2 सप्लीमेंट्री। 7 कौन कौन सी हैं? एक तो होती है मास। ठीक है, इसके यूनिट्स थे जो केजी, और इसके डायमेंशंस थे जो, वो हमने एम से लिखा था। अब ये डायमेंशंस क्या होती हैं? डायमेंशंस क्या हैं? these are the symbols used to express the physical quantity मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं। जैसे मास को रिप्रेजेंट करने के लिए एम यूज़ कर लिया। तो ये तो मेरे पास क्वांटिटी आ गई, और ये मेरे पास उसके यूनिट आ गए, और ये मेरे पास उसके डायमेंशंस आ गए। मतलब हमने इस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो मास एम से करेंगे। ठीक है, इसके बाद लेंथ आ गया। लेंथ इसके यूनिट है मीटर, और डायमेंशन है एल इसका। ठीक है, इसके बाद टाइम आ गया। टाइम के यूनिट्स हैं सेकंड, और डायमेंशन है टी। ये मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि हमने पहले ये पढ़ा हुआ है। फिर इसके बाद टेम्परेचर आ गया। टेम्परेचर केल्विन में है, और इसको के से लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल के से। फिर 5वें नंबर पे करंट आ गया। यूनिट इसके आपको पता है एम्पियर है, और इसको लिखते हैं आई से, या हम ए से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई और ए आपको दोनों बुक्स में मिल सकती हैं चीज़ें। इसके बाद है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी चमक। ठीक है, कितनी चमक है लाइट में, कितनी चमक है, वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। और इसको कैंडेला से यूज़ करते हैं, कैंडेला, और लिखते हैं इसको सीडी से। ये आप पूरी फिजिक्स में कभी हमें काम नहीं आएगा, ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसे डायमेंशन। इसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर को हम यूज़ करते हैं मोल में। मोल इसके यूनिट्स हैं, और लिखते हैं इसके डायमेंशन है MOL। इसके बाद दो मैंने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बताई थी आपको। 8th क्वांटिटी है प्लेन एंगल। ठीक है, और इसके यूनिट हैं जो, दैट इज रेडियन, और इसके जो डायमेंशंस हैं वो नहीं है, इसके कोई डायमेंशंस नहीं होते। 9th है मेरे पास सॉलिड एंगल स्टीरेडियन, और इसके भी कोई डायमेंशंस नहीं होते। तो मैं थोड़ा सा स्टीरेडियन पे एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि स्टीरेडियन हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेडियन हम कितने एंगल को रेडियन बोलते हैं, ऐसे स्टीरेडियन कितने एंगल को बोलते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक सॉलिड कोन है ऐसे, तो मैं ये जो अंदर एंगल बन रहा है, ये कितने एंगल को मैं ये 1 स्टीरेडियन बोलता हूँ। तो देखिए कितने एंगल को बोलते हैं। अगर ये वाली जो लेंथ है वो R है मान लीजिए, और ये जो एरिया है आगे कैप का, ये R² हो जाए।
ठीक है, ये जो लेंथ है वो r है और इसका एरिया r² हो जाए तो ये जो एंगल है दिस विल बी 1 स्टीरेडियन। इसको ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, ओम वाले सिंबल से। तो ये एंगल है जो 1 स्टीरेडियन कहलाएगा। मतलब दूसरे शब्दों में, अगर ये चीज़ 1 मीटर है और इस आगे वाले कोण के कैप का एरिया, ठीक है, ये जो कोण का ये वाला एरिया है, ये एरिया आगे वाला टोटल एरिया, ये जो आगे सबटेंड हो रहा है, ये एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर हो जाए तो हम इस एंगल को 1 स्टीरेडियन बोलेंगे। ठीक है, मतलब कहने का कि ये r है तो ये r² होना चाहिए। जैसी एग्जांपल, जैसे ये 2 मीटर हो तो यहाँ पे एरिया कितना होना चाहिए कि वो 1 स्टीरेडियन एंगल सबटेंड कर जाए। बिल्कुल सही, 2 मीटर स्क्वायर, 2 स्क्वायर दैट इज इक्स टू 4 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया होना चाहिए तो ये 1 स्टीरेडियन एंगल सबटेंड करेगा। ठीक है, मतलब कहने का कि जितनी ये लेंथ है उसका स्क्वायर एरिया आगे सबटेंड करेगी ये, तो 1 स्टीरेडियन एंगल बनेगा। ठीक है, नहीं तो वो नहीं बनेगा। ठीक है भाई, ये हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज कर ली। अब व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस? डायमेंशनल एनालिसिस है, डायमेंशनल एनालिसिस क्या चीज़ है? डायमेंशनल एनालिसिस है कि जो आपके पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, उनको हमें लिखना है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में। ठीक है, तो मतलब उनको हम लिखेंगे, वी विल राइट इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अगर हम एक ड्राइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में लिखते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड इट्स डायमेंशंस, वो उसकी डायमेंशंस हैं। ठीक है, तो हमें डायमेंशंस लिखनी होती हैं। ये आपको क्वेश्चन भी आएगा, पक्का आएगा, नीट में भी आ जाएगा, जेई में भी आ जाएगा, आपके स्कूल टेस्ट में भी आ जाएगा कि भाई इस चीज़ की डायमेंशंस लिखो, इस चीज़ की डायमेंशंस लिखो, इस चीज़ की डायमेंशंस लिखो। तो पहले चैप्टर में मैं आपको बहुत सारी डायमेंशंस नहीं बताऊँगा, बट कुछ कुछ हम पढ़ेंगे, कुछ कुछ हम लिखेंगे, उनको समझेंगे, जो हमने आपने जो क्वांटिटीज़ अभी तक पढ़ी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटीज़ तो बहुत सारी हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं पे फोकस करेंगे जिनको आप जानते हैं, जिनके साथ आपकी जान पहचान है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं डायमेंशंस को लिखना। ठीक है, तो सबसे पहली जो डायमेंशन लिखेंगे वो सबसे सिंपल है, दैट इज़ कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या आती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है जो, तो वो इन फंडामेंटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में किस में आता है? ये मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ मैटर। तो इनमें से 7 में से कौन सी चीज़ है जो लेंथ को रिप्रेजेंट करती है? बिल्कुल, ये डिस्टेंस को लेंथ रिप्रेजेंट करती है। तो ऊपर आ गया एल, और टाइम को कौन रिप्रेजेंट करता है? टाइम को करता है टी। तो बेसिकली जब हम डायमेंशंस लिखते हैं तो सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया L-T-1, ऐसे इनके डायमेंशंस लिखे जाते हैं। इसके बाद है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन है जो मेरे पास, वो एक्सेलरेशन को हम कैसे लिखते हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड पर यूनिट टाइम। ठीक है, चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम। तो स्पीड को हमने अभी अभी क्या लिखा था? L-T-1, और नीचे एक टी और आ जाएगा, तो ये चेंज इन स्पीड होती है। ठीक है, चेंज इन स्पीड, तो चेंज इन स्पीड हो चाहे स्पीड हो, डायमेंशंस उसके L ही रहते हैं। ठीक है, L-T-1 ही रहते हैं। तो चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, तो चेंज इन स्पीड के डायमेंशंस क्या आ गए? L-T-1, नीचे ये आ गया T, तो L-T-2। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास मोमेंटम। मैं सिर्फ वही क्वांटिटीज़ लिखूंगा जो आपने पढ़ी हुई हैं, जिनके साथ आपकी जान पहचान है। ऐसे नहीं कि बहुत सारी हम पढ़ लेंगे आज ही। तो जैसे जैसे ये आगे चलेगा, हर एक चैप्टर में हम उसकी जो क्वांटिटी पढ़ते जाएंगे उसकी डायमेंशन हम साथ साथ लिखते जाएंगे। तो मोमेंटम क्या आता है? m इंटू वी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास के डायमेंशन आगे m, और वेलोसिटी के या स्पीड के या वेलोसिटी के सेम ही होते हैं, तो L-T-1। ठीक है, तो ये आ गया M-L-T-1, ये मोमेंटम के आगे। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास फोर्स। फोर्स होती है हमारे पास मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के m आ गया, एक्सेलरेशन के L-T-2, ये आपको याद रखना है।
ठीक है, ये सारे वैसे आपको याद रखने हैं। अगर आप कभी भूल जाओ तो आप इनको बना सकते हो वही एग्जाम में बैठ के। ये मुझे पता है कि फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के डायमेंशंस पता है, बट अगर आप फोर्स का याद रखोगे तो ये बहुत हेल्प करेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि फोर्स के डायमेंशंस आपको हमेशा याद रखने हैं, दैट इज mL/t-2। तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ, दैट इज कॉल्ड एनर्जी या वर्क डन। वो सेम ही डायमेंशंस होते हैं वर्क डन और एनर्जी के। दैट इज इक्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और वर्क डन भी यही होता है, एनर्जी के भी यही होते हैं। तो फोर्स है mL/t-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट के क्या है L, तो ये आया mL/t-2। सिक्स्थ है, दैट इज कॉल्ड पावर। पावर क्या आती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो वर्क डन के अभी हमने निकाले mL/t-2 डिवाइडेड बाई टाइम का आ गया t, तो आया mL/t-3। ये पावर के डायमेंशंस आ गए। ठीक है, वर्क के आगे, पावर के आगे और देखते हैं हम, और थोड़ी सी फंडामेंटल क्वांटिटीज जो बेसिक हैं उनके डायमेंशंस हम लिखेंगे। तो हमने लिख लिया। इसके बाद है हमारे पास प्रेशर के। ठीक है, प्रेशर के लिखेंगे। आपको स्कूल में इम्पल्स वगैरह बताया जाएगा, बट वो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो प्रेशर के लिखते हैं हम। प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, ये अगर आपको ये क्वांटिटीज के बारे में पता ही नहीं है तो आप डायमेंशंस नहीं लिख सकते। ठीक है, तो फोर्स के आगे, प्रेशर के आगे फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स के mL/t-2 अपॉन एरिया के क्या होंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो L² आ गया। तो मेरे पास आ गया, ये सही लिखे थे पावर के, पावर के तो सही है mL/t-3। तो इसके क्या आ जाएंगे, ये आ गया mL/t-2 और L ऊपर चला जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो मेरे पास आ गया mL-1t-2। ये डायमेंशंस आ गए प्रेशर के। अच्छा, एरिया के तो हमें पता चल गया L, और ऐसे ही हमारे पास वॉल्यूम के, वॉल्यूम के डायमेंशंस क्या होंगे, वो होती है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो L3। ऐसे ही हमारे पास डेंसिटी के क्या होंगे, डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास के आगे m और वॉल्यूम के आगे L3। तो मेरे पास आ गया mL-3, mL-3, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, 9 हो गए, और हम 2-4 कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारे जो ज़्यादा काम के हैं सिर्फ हम वही पढ़ेंगे। इसके बाद है हमारे पास एक स्ट्रेस होता है, एक स्ट्रेन होती है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे हैं ये, बट हम वही पढ़ेंगे जो हमारे बहुत काम के हैं। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के मैं आपको बताना चाहता हूँ। आगे जाके हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला। तो स्ट्रेस के होते हैं कुछ, ये 10th स्ट्रेस। स्ट्रेस भी होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। ये प्रेशर और स्ट्रेस में एक अंतर है। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स के होते हैं mL/t-2 अपॉन एरिया के L2। तो मेरे पास ये आ गया mL-1t-2। ये प्रेशर और स्ट्रेस के सेम डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, देखिए जो प्रेशर है वो हम बाहर से किसी चीज़ पे लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास बॉडी है, इस पर मैं ऐसे फोर्स लगाता हूँ पर यूनिट एरिया, तो वो प्रेशर आ गया। जब मैं इस बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूँ बाहर से, तो ये बॉडी डीफॉर्म नहीं होती। ठीक है, जैसे स्पंज है उसके ऊपर आप फोर्स लगाते हो तो वो डीफॉर्म हो जाती है। इस बॉडी के ऊपर अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ बाहर से, तो ये डीफॉर्म नहीं होती, अपनी शेप नहीं चेंज करती, ये हार्ड प्लास्टिक है। तो इसका मतलब अगर ये नहीं डीफॉर्म हो रही तो ये भी आगे से एक मेरे को फोर्स दे रही है, नहीं तो अगर ये ना फोर्स दे तो मेरी लगाई हुई फोर्स से तो ये डीफॉर्म हो जाए। तो ये जो आगे से मेरे को फोर्स दे रही है, दैट फोर्स जो ये अंदर से इंड्यूस हो रही है, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, और वो बाहर से लगी हुई फोर्स के इक्वल होती है। ठीक है, इसीलिए हम ये स्ट्रेस को, स्ट्रेस और प्रेशर के सेम डायमेंशंस हैं। तो प्रेशर है जो बाहर से लगाई गई फोर्स, और स्ट्रेस होती है जो अंदर से बॉडी इंड्यूस करती है हमारी लगाई हुई फोर्स को अपोज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। और एक जो चीज़ है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। ठीक है, जो
नई चीज़ है जो आपने अभी तक नहीं सुनी, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो स्ट्रेन। तो 11th क्वांटिटी है जो, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन होती है चेंज, अभी के लिए तो सिर्फ आप इतना ही समझिए, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ, तो देखिए ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो इसके या नो डायमेंशंस, इसके कोई डायमेंशंस नहीं होते, ठीक है, कोई डायमेंशंस नहीं है इसके। तो स्ट्रेन क्या चीज़ है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो हर एक बार स्ट्रेन के वॉल्यूम जो डायमेंशंस होते हैं वो नो डायमेंशंस हैं, मतलब इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये हमने कुछ 10-11 डायमेंशंस पढ़े, और जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ये डायमेंशंस हम और पढ़ते जाएंगे हर एक चैप्टर के साथ, ठीक है। तो अब मैं आपको ना कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जितनी भी हमने क्वांटिटीज़ पढ़ी उनकी डायमेंशंस भी पढ़ी और इनके यूनिट्स भी हम साथ साथ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं यूनिट्स भी लिख देता हूँ साथ साथ। स्पीड के यूनिट क्या आते हैं? मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, मीटर पर सेकेंड, ऐसे इसके यूनिट्स होते हैं। एक्सेलरेशन के होते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मोमेंटम के होते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फोर्स के होते हैं न्यूटन। एनर्जी और इसके होते हैं जूल। पावर के होते हैं वॉट। प्रेशर के होते हैं हमारे पास बार या पास्कल, ठीक है, ये प्रेशर के यूनिट्स हैं, मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। वॉल्यूम के आप जानते हो मीटर क्यूब। डेंसिटी के होते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसके डायमेंशंस आगे किलोग्राम मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, ठीक है। और स्ट्रेस के भी वैसे बार पास्कल ऐसे आते हैं, ठीक है, पास्कल बार ऐसे इसके डायमेंशंस आते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने जितनी भी ये क्वांटिटीज़ पढ़ी इन सब की डायमेंशंस थी और सबके यूनिट्स थे, ठीक है। तो क्वांटिटीज़ विद यूनिट्स एंड डायमेंशंस तो हमने पढ़ ली। अब हम उन चीज़ों की बात करते हैं, क्वांटिटीज़ विद यूनिट्स बट नो डायमेंशंस वो हमने पढ़ी हैं दो, मैंने आपको बताया है। क्वांटिटीज़ जिनके यूनिट्स हैं बट डायमेंशंस नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है, प्लेन एंगल सॉलिड एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल ऐसी दो क्वांटिटीज़ हैं, और भी आगे आ जाएंगी, जिनके यूनिट्स तो हैं बट डायमेंशंस नहीं है। अब हम वो क्वांटिटी देख रहे हैं, क्वांटिटी विद नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशंस, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेन। और भी आगे आप जाके पढ़ोगे, ठीक है, जैसे जैसे हमारा कोर्स बढ़ेगा, बट अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशंस। अब हम उनकी बात करते हैं जिनके पास डायमेंशंस तो हैं बट यूनिट्स नहीं है। क्वांटिटीज़ विद नो यूनिट्स बट हैव डायमेंशंस। तो ये ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, डू नॉट एग्जिस्ट, ऐसी कोई भी क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है, जिनके पास यूनिट्स तो ना हो बट डायमेंशंस हो, ऐसी चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिए, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, और यहाँ तक आप अपने नोट्स बनाइए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताइए, मैं इसकी एक कोशिश करता हूँ, मैं आज ही मैं आपको एक इसकी थ्योरी लेक्चर की मैं आपको इसका मतलब नोट्स दूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू।